मेरा नाम रुचि है। बीते हुए कुछ सालों में मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। एक ऐसा हादसा जिसके बारे में सुनकर शायद आप लोग भी घबरा जाएंगे, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो सब शायद आप लोगों ने अपनी आंखों से होता हुआ नहीं देखा होगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी ये कहानी बाकी लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोगों को पता चले कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं और वो कैसे कैसे रिवाजों को अपनाना चाहते हैं और दूसरों की बहन बेटियों के साथ वो लोग क्या क्या करते हैं। शायद ये कहानी मुझे आप लोगों को सुनाते हुए मेरी आंखों से आज आंसू नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपके साथ जब कोई बुरा करता है तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है। मुझे भी बहुत तकलीफ पहुंच रही थी। मैं मदद की पुकार लगा रही थी, मगर कोई मेरी सुनने वाला नहीं था। तो फिर मेरी ये कहानी सुनकर मुझे बताइए कि आप ऐसी मुश्किल में पड़ जाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे। आपके पास इस मुसीबत से निकलने का कैसा रास्ता होगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। मैं दुल्हन बनी हुई थी, दुल्हन के कपड़े पहने हुई थी। हर लड़की की जब शादी होती है तो वो बहुत ही खुश होती है। अगर उसके दिल में कोई गम होता है तो वो गम होता है कि उसके माता पिता की जुदाई का। लेकिन मुझे ये शादी नहीं करनी थी। मैं नहीं चाहती थी ये शादी करना, मगर इस शादी को करना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मैं काफ़ी दिनों से लगातार रो रही थी, इसलिए अब मेरी आंखों से आंसू निकलने भी बंद हो गए थे। मुझे चिंता थी तो सिर्फ अपनी माँ और भाई की चिंता थी कि मेरे पीठ पीछे उनका ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि मेरे पिता इस दुनिया में नहीं थे। मेरा एक छोटा भाई था, उसकी उम्र अभी कम थी, वो लगभग 12 साल की उम्र का था। शादी के बाद मैं एक ऐसी जगह जाने वाली थी जहाँ से कभी मैं वापस नहीं आती। ये बात तो ये लोग अच्छी तरह से जानते थे। फिलहाल मेरी शादी हो गई और मैं धीमे धीमे कदमों से वहाँ आकर खड़ी हो गई थी जहाँ पर मुझे नहीं खड़ा होना चाहिए था। एक ऐसी जगह जहाँ पर मेरी उससे मुलाकात हुई थी और तभी से वो मेरे पीछे पड़ गया था। क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि वो कौन था? तो फिर ध्यान से मेरी कहानी सुनिए। मेरी जिंदगी बड़ी खुशहाल गुजर रही थी। मेरे साथ मेरी बूढ़ी माँ रहती थी। मेरी उम्र 24 साल थी। मेरी माँ चाहती थी कि वो मेरी शादी कर दे, मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। उनका कहना था कि तुम जवान हो रही हो और हमारे गांव में तो वैसे भी 20 साल की उम्र की लड़की की शादी कर दी जाती थी, मगर मैं ऐसे कैसे शादी कर सकती थी। मेरी माँ और छोटे भाई को अकेला छोड़कर मैं शादी करके अपनी ससुराल चली जाती तो उन लोगों का क्या होता। जब मैं 15 साल की थी तब मेरे पापा को एक खतरनाक बीमारी ने पकड़ लिया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी और फिर एक दिन उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पर मैं बहुत रोई थी, क्योंकि मैं काफ़ी समझदार थी और मुझसे मेरे पिता जुदा हो गए थे। हम लोग गांव में रहते थे। ये हमारा बड़ा ही प्यारा और छोटा सा कम आबादी वाला और खूबसूरत सा गांव था। हमारे गांव की खूबसूरती तो आस पड़ोस के कई गांवों में मशहूर थी और इसी तरह खूबसूरत हमारे गांव का नाम था चंद्रपुर। हमारे गांव के लोग आपस में बड़ी मेल मोहब्बत के साथ रहा करते थे और हमारे इस छोटे से गांव में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। यहाँ खेती बाड़ी भी भरपूर हुआ करती थी, मगर हमारे गांव में ना तो अस्पताल था, ना स्कूल कॉलेज थे और ना ही पुलिस स्टेशन था। शायद हमारे गांव को लोग ज़्यादा जानते नहीं थे और हमारे गांव के मुखिया जी ये चाहते भी नहीं थे कि शहर वालों की नज़र हमारे गांव पर पड़े, क्योंकि कई सालों पहले हमारे गांव में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक आया था जो हमारे गांव की इन ज़मीनों को ख़रीदना चाहता था। वो हमारे गांव में ज़मीनें खरीद कर उन पर अपना बिजनेस करना चाहता था। उसने हम गांव वालों को ऑफर दिया था कि हम आपके गांव में सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा देंगे। आपको अपने छोटे छोटे कामों के लिए इतनी दूर शहर जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप हमें अपने गांव का आधा हिस्सा बेच दें ताकि हम वहां पर अपना प्लांट लगा सकें। मगर हमारे गांव के सरपंच जी ने पूरी पंचायत में बोल दिया था कि अगर गांव का कोई भी मेंबर इन शहरी लोगों की बातों में आ गया तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। हम अपने गांव की खूबसूरती को ख़राब नहीं करेंगे, हम लोग इनके लालच में नहीं आएंगे। हालांकि सरपंच जी के समझाने के बावजूद भी गांव के कुछ लोग उनकी बातों में आ गए थे, मगर वक्त रहते उन्हें अकल आ गई थी, क्योंकि शहर के बड़े बड़े अमीर लोग हमारे गांव आकर हमें फालतू के ऑफर देते थे जिनको हम एक्सेप्ट कर लेते और फिर उससे क्या होता, हमारे गांव की खूबसूरती ख़राब हो जाती। क्या पता वो लोग हमसे झूठ बोल रहे होते।
बस यही वजह थी कि सरपंच जी इन लोगों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहते थे। वक्त रहते सबको अकल आ गई थी। सबने इस बात पर अटल फैसला कर लिया था कि कोई भी इन शहरी लोगों की बातों में नहीं आएगा, और वही हुआ था। सबने मिलकर शहर के उस अमीर आदमी को इतना परेशान किया और उससे साफ इनकार कर दिया कि वो हमारे गांव पर अपनी नज़र न डाले। हमारे गांव की ज़मीन उसे नहीं मिल सकती। बस उसके बाद वो कभी हमारे गांव पलटा ही नहीं, और फिर किसी ने भी हमारे गांव पर नज़र रखने की कोशिश नहीं की। हम तो जानते नहीं कि शहर के लोग कैसे होते हैं, कैसा उनका लाइफस्टाइल होता है, क्योंकि हम में से कोई भी शहर के लोगों जैसा नहीं बनना चाहता था। हमने सुना था कि शहर के लोग बड़े ही कठोर होते हैं। गरीब लोगों को तो शहर में कुछ भी नहीं माना जाता, और हम लोग तो बड़े ही सीधे साधे लोग थे। गरीब थे, मगर मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। मेरे पिता नहीं थे तो क्या हुआ, मैं खेतों में जाकर गांव की बाकी औरतों के साथ खेती बाड़ी और मजदूरी किया करती थी। हमारे गांव में लड़कियां भी काम करती थी, और उन लड़कियों को काम करने पर खेतों में काफी सारे पैसे दिए जाते थे, क्योंकि जो काम गांव की औरतें किया करती थी वो काम गांव के मर्द नहीं कर पाते थे। गांव के मर्द ज्यादातर हमारे गांव में बने जंगलों में काम किया करते थे। जंगलों में औरतों का जाना ठीक नहीं था, क्योंकि वहां पर खूंखार जानवर आते जाते रहते थे। सुना था कि वहां एक अमीर आदमी ने अपना फार्म हाउस बनाया हुआ है, और वो फुल सिक्योरिटी के साथ उस जंगल के फार्म हाउस में रहता है। कभी कभी वो फार्म हाउस बंद भी रहता है। फिलहाल गांव की जिंदगी बहुत ही अच्छी होती है। अगर दिक्कत थी तो मुझे इस बात से थी कि मेरी माँ अपनी टांगों से लाचार थी। वो बचपन से ही पोलियो जैसी बीमारी का शिकार हो चुकी थी। मेरे पापा ने उनसे शादी कर ली थी क्योंकि वो उनसे प्यार करते थे, और दोनों के घर वालों ने भी एक दूसरे के लिए दोनों को पसंद कर लिया था। उसके बाद हम दोनों भाई बहन एक एक करके इस दुनिया में आए। यही तो वजह है कि मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। मेरे बाद मेरी माँ कैसे घर के काम किया करेगी, क्योंकि वो तो एक तरफ बैठी रहती है। मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ, खेतों में जाकर काम करती हूँ, और उसके बाद शाम तक खेतों से वापस आती हूँ, घर के सारे काम करती हूँ, और सबके लिए फिर खाना बनाती हूँ। खेतों में काम करने से मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगता है। गाँव में एक लड़की थी छवि, जो हमारे गाँव के किसान की बेटी थी। बहुत सुंदर थी। गाँव के सारे ही लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ किया करते थे, मगर बदकिस्मती से वो मेरी दोस्त बन गई थी। मेरी माँ मुझसे मना किया करती थी कि तू उससे दोस्ती मत कर, वो लड़की बहुत खूबसूरत है। गांव के न जाने कितने लड़के उसके आशिक होंगे, मगर मैं उसकी बातों को नहीं मानती थी। वो दिल की बहुत अच्छी थी। हमेशा मुझसे हंसकर बातें किया करती थी, मुझसे मेरे हालचाल पूछती रहती थी, और कई बार तो उसकी माँ ने अच्छा खाना बनाया तो वो मेरे लिए लेकर घर तक आ गई थी, तो उससे दोस्ती करना तो बनता था। उसके साथ मैं अच्छा वक्त गुजारा करती थी। वैसे तो मैं भी कोई कम खूबसूरत नहीं थी, छवि की ही टक्कर की थी। लोग मुझे भी बेहद पसंद किया करते थे, मेरी खूबसूरती की तारीफ करते थे, और छवि को लगता था कि इस पूरे गांव में वही एक खूबसूरत लड़की है। मेरी माँ तो अब बूढ़ी हो गई थी, बीमार रहने लगी थी ना, बस इसीलिए वो अपनी उम्र से बड़ी लगती थी। हमेशा बिस्तर पर लेटे लेटे यही कहती रहती थी कि मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। अब वो मेरी शादी कहाँ से करती, अच्छा रिश्ता कोई मिल नहीं रहा था, और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। एक दिन मुझे छवि ने बताया कि उसके लिए शहर से एक रिश्ता आया है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि शहर से रिश्ता आया है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे यहाँ जिन लड़कियों की शादी शहर में होती थी उनको बड़ा खुशनसीब माना जाता था, क्योंकि जितनी भी लड़कियों की शादी अभी तक शहर में हुई थी वो सभी लड़कियां अच्छी रह रही थी। शायद शहर के लोगों की सोच गांव के लोगों की सोच से परे होती है। फिलहाल छवि हमेशा अपने पति के गुण गाती रहती थी, हमेशा उसकी तारीफ करती रहती थी कि वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं। मैं तो उसकी बातें सुन सुनकर बस हंसती रहती थी, और मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे दिल में तो अभी शादी का ख्याल दूर दूर तक नहीं आता था, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि अब मेरे चेहरे की ये हंसी और मेरे होठों की मुस्कान पूरी तरह से गायब होने वाली है। उस दिन मैं बहुत थक गई थी। रात को बिस्तर पर जाकर लेटी तो बदन बहुत दर्द कर रहा था, किसी पल सुकून नहीं मिल रहा था। अभी मुझे गहरी नींद नहीं आई थी जब माँ दर्द से कर्राहने लगी। माँ की आवाज़ सुनकर मैं झट से उठी। मैंने माँ से कहा, माँ क्या हुआ है? तो माँ कहने लगी कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने माँ को छूकर देखा तो माँ को तो बहुत तेज बुखार था। ये देखकर मैं घबरा गई थी। मैंने कहा, माँ तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें तेज बुखार है? मैं अभी वेद जी से दवाई लेकर आती हूँ। माँ कहने लगी कि बेटा तू इतनी रात को वेद जी के पास जाएगी, भाई को भेज दे।
मैंने अपने भाई की तरफ देखा तो वो गहरी नींद में सो चुका था। एक दो बार उसे जगाने की भी कोशिश की मगर वो नहीं जागा। मैं जल्दी से अपना दुपट्टा लेकर और माँ को तसल्ली देकर कि मैं अभी आती हूँ, घर से निकल गई थी। हमारे गांव में मेडिकल और डॉक्टर या फिर अस्पताल तो थे नहीं, इसलिए हमारे गांव में 2-3 वैद्य थे जो बहुत अच्छे माने जाते थे। वो जड़ी बूटियों की दवाई बनाया करते थे। मैं उन वैद्य जी के पास घर जाने के लिए निकल गई थी जो मेरी माँ का इलाज किया करते थे। जब मैं अपने घर से निकली और रात के अंधेरे में गांव की चौक तक पहुंची थी कि मेरी नज़र एक कुत्ते पर गई। उसको देखकर तो जैसे मैं डर गई थी। बड़ा ही खूंखार, जानलेवा और खतरनाक कुत्ता नजर आ रहा था। अंधेरे में उसकी लाल लाल आंखें चमक रही थी। उसने मुंह खोला तो उसके लंबे लंबे दांत थे। मेरे तो पैर थर थर कांपने लगे थे। इस कुत्ते को मैंने आज पहली बार देखा था। ये कुत्ता कोई मामूली कुत्ता नहीं लग रहा था। न जाने ये कहाँ से आ गया था। इसे देखकर लग रहा था कि ये बड़ा ही खतरनाक कुत्ता है। अगर किसी पर इसके दांत लग गए तो वो जिंदा ना बच सकेगा। मैंने देखा वो कुत्ता इधर उधर टहल रहा था। मैं एक साइड पर छुपकर खड़ी हो गई थी कि ये यहाँ से चला जाए तो मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि वैद्य जी का घर उस रास्ते से गुजरकर था जहाँ पर वो कुत्ता इधर उधर टहल रहा था। मगर मुझे माँ की दवाई लेकर घर जाना था। वो बुखार में तप रही थी। मुझे उनकी चिंता हो रही थी। इधर ये कुत्ता था कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे दिन निकलने लगा था। इतना समय होने पर गांव के लोग जागने लगते थे और अपने कामों पर जाने लगते थे। तभी मैंने देखा कि वहां रास्ते से गुजरते हुए कुछ लोगों ने उस कुत्ते को देख लिया। कुत्ते को देखकर वो लोग भी डर गए थे और उन्होंने उस कुत्ते से डरना शुरू कर दिया। बल्कि वो सब मिलकर उस कुत्ते पर हमला करने लगे। वो बेचारा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा था तो फिर क्यों लोगों ने उस पर हमला किया था। शायद वो जहां से आया था वहां से वो रास्ता भटक गया था, मगर इन लोगों ने उसको मार मार कर घायल कर दिया था और फिर वो लोग वहां से चले गए थे। वो दिखने में इतना ताकतवर कुत्ता था, फिर भी उसने पलटकर उन लोगों पर हमला नहीं किया। फिर भी इन लोगों ने उस बेचारे के साथ बहुत बुरा किया था। वो दर्द से तड़प रहा था। उसके एक पैर पर इतनी जोर से ईंट मारी थी कि उसके पैर पर जख्म हो गया था और उसमें से खून भी निकल रहा था। वो बेहोशी जैसी हालत में था। मैं उसके करीब गई। मैंने झट से अपना दुपट्टा लिया और उसका खून साफ करने लगी। मैंने उसके जख्म पर अपना दुपट्टा बांध दिया था। वो धीमे धीमे आंखें खोलकर मुझे देख रहा था। उन लोगों ने सच में उसके साथ बहुत बुरा किया था। मुझे माँ की दवाई लाने में बहुत देर हो रही थी, इसलिए मैं उसे गंभीर हालत में ही छोड़कर वैद्य जी के घर चली गई थी, क्योंकि पहले ही मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं जब घर दवाई लेकर आई तो माँ कहने लगी कि बेटा तू कहाँ रह गई थी, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने माँ को उस कुत्ते के बारे में बता दिया था। माँ कहने लगी कि तुझे उस कुत्ते के करीब नहीं जाना चाहिए था। अगर वो खूंखार कुत्ता था तो तुझे भी तो नुकसान पहुंचा सकता था। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ वो बहुत गंभीर हालत में था, भला वो ऐसी हालत में मुझे क्या नुकसान पहुंचाता। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि जब मैं दवाई लेकर उसी रास्ते पर वापस आई तो वो कुत्ता मुझे कहीं नजर नहीं आया था। शायद वो अपनी जगह वापस चला गया था जहाँ से वो आया था। वो दिन तो जैसे तैसे निकल गया था। मेरी माँ की तबीयत में भी कुछ सुधार आया था। उस दिन मैं खेतों में काम करने के लिए नहीं गई थी, क्योंकि माँ की तबीयत की वजह से मैं काफ़ी परेशान थी। पिछली एक रात में सो नहीं सकी थी, इसलिए दूसरी रात मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। 2-3 दिन इसी तरह से गुजर गए थे। उन दिनों बड़ी गर्मी हो रही थी। रात के समय भी बिस्तर पर लेटने के बाद सुकून नहीं मिल रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। माँ और भाई तो सो चुके थे, मगर मैं जाग रही थी। उस समय ज़्यादा रात नहीं हुई थी, लेकिन गांव के लोग जल्दी सो जाते थे और सुबह सवेरे जल्दी उठ भी जाते थे। इसलिए रात के 12 बजे भी हम लोगों को आधी रात का समय लगता था। उसी समय मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी गली में कुत्ता भौंक रहा है। बड़ी ज़ोर ज़ोर से कुत्ता भौंक रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि क्या बात है। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर चली गई थी, जब मैंने देखा कि ये तो वही खूंखार कुत्ता है। अब ये कुत्ता काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा था, मगर ये हमारे दरवाजे पर क्या कर रहा था। शायद इसने मुझे यहाँ आते हुए देख लिया होगा, क्योंकि आज जब मैं खेतों में काम करके वापस आ रही थी तो गांव में कुछ लोगों को मैंने बातें करते हुए सुना था कि हमारे गांव में एक ऐसा कुत्ता आ गया है जो बड़ा ही खतरनाक है, और ये कुत्ता हमारे गांव का नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हमारे गांव में जैसे कुत्ते होते थे वो उनसे बिल्कुल अलग था। अब इसको देखकर मुझे डर लग रहा था, मगर वो लगातार मेरे दरवाजे के आगे भौंके चला जा रहा था। मुझे लगा शायद ये भूखा होगा। मैं उससे काफ़ी दूरी पर खड़ी थी।
मैंने अपना दरवाज़ा भी पूरी तरह से नहीं खोला था। मैं घर के अंदर गई और उसके लिए खाना लेकर आई। वो खाना मैंने अपने दरवाजे पर रखकर दरवाज़ा बंद कर दिया था, मगर वो फिर भी खामोश नहीं हो रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो कुत्ता मेरे करीब आया और उसने मेरे कपड़े अपने मुंह से पकड़ लिए। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि कहीं वो मुझ पर हमला न कर दे, मगर वो मुझ पर हमला नहीं कर रहा था। वो मेरे कपड़े खींचकर मुझे कहीं ले जाना चाहता था। वो मुझे कुछ इशारा कर रहा था, मगर मैं उसकी बात समझ नहीं पा रही थी। मैं उससे पीछे भागने की कोशिश करती तो वो मेरे आगे लपक रहा था। वो जब जब मेरे करीब आता मुझे उससे डर लगता और ऐसा लगता जैसे वो मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। वो खुद को मेरी तरफ लपका रहा था। उससे बचने के चक्कर में उसके नाखून कई बार मेरे हाथ पर लग गए थे, मगर मैं उसकी बात को ना समझ सकी और उससे डरकर मैं सीधा अपने घर के अंदर आ गई थी। मैंने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया था। काफ़ी देर तक वो कुत्ता बाहर भौंकता रहा था और उसके शोर से आस पड़ोस के लोग भी उठकर बैठ गए थे, जिनको उससे बहुत दिक्कत हो रही थी। मगर वो था कि वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगले दिन जब छवि ने मेरे हाथों पर कुत्ते के नाखूनों के निशान देखे तो वो कुछ और ही समझ बैठी थी। उसने मुझे बड़े गौर से देखा था और वो मुझसे कहने लगी, ये निशान तुम्हारे हाथों पर कैसे आए? कुत्ते के लपकने की वजह से उसके नाखूनों के कुछ निशान मेरी गर्दन पर भी आ गए थे। मैंने उसे उस कुत्ते के बारे में जब बताया तो वो हैरान रह गई, मगर वो भी मुझे कुछ परेशान नजर आ रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों परेशान हो? तो उसने बताया कि मेरा शहर से रिश्ता खत्म हो गया। वो लड़का शहर की लड़की से शादी करना चाहता था और उसकी बहनों ने अपने भाई की मर्जी जाने बिना ही उसका रिश्ता मेरे साथ तय कर दिया। ये कहकर उसने उदास सी शक्ल बना ली थी। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था, क्योंकि वो शहर के इस रिश्ते से बहुत खुश थी। फिलहाल अब वो कुत्ता सारा दिन मेरे घर के आगे भौंकता रहता था। मेरे दरवाजे पर जितने भी लोग आते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था, उन पर हमला करता। सब लोग उस कुत्ते से परेशान हो गए थे। वो सब पर हमला करने लगा था, क्योंकि एक बार गांव के लोग उस पर हमला कर चुके थे, जिसकी वजह से वो घायल हो गया था। अब वो समझ गया था कि यहाँ के लोग दोबारा से उस पर हमला कर सकते हैं। मैं जैसे ही घर से बाहर निकलती वो मेरे पीछे पीछे आ जाता था। मैं जहाँ जाती वो मेरे पीछे रहता था। मैं उस कुत्ते की तरफ से इतना परेशान हो चुकी थी कि मुझे कुछ भी करके उससे अपना पीछा छुड़वाना ही था। न जाने क्यों ये कुत्ता मेरे पीछे लगा रहता था, मुझे कहीं ले जाने की कोशिश करता था। इसकी कोई बात मेरी समझ न आई थी। गांव वाले ये सब कुछ देखते रहते थे और गांव वालों को भी इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि ये कुत्ता मेरी वजह से इस गांव में है, क्योंकि ये मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। वो खेतों में मेरे साथ चला जाता था और वहां जाकर भी बस भौंकता रहता था और वहां की फसलों को नुकसान पहुंचाया करता था। उसके वहां होने से वहां के लोग बहुत डर जाते थे और इस वजह से खेतों में कोई काम नहीं कर पाता था। मैं भी इस कुत्ते से डरने लगी थी। ये एक जानलेवा कुत्ता था। इसके हमले से किसी की भी जान जा सकती थी। गांव में इस कुत्ते की वजह से एक अजीब तरह का दहशत और खौफ फैल गया था, क्योंकि गांव वाले उसे भगाने की कोशिश करते थे तो वो अपने बचाव के लिए उन पर हमला किया करता था। इस तरह गांव के काफी सारे लोग उसके हमले से घायल हो गए थे। ये कुत्ता किसका था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन वो जब भी गांव के अंदर आता मेरे घर के दरवाजे पर शोर मचाने लग जाता था और जैसे ही मैं घर से निकलती तो वो मेरे पीछे पीछे होता था। अब तो मैंने उससे तंग आकर घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था। एक रात जब ये कुत्ता मेरे घर के आगे भौंक रहा था, मैं बाहर चली गई थी, क्योंकि ये कुत्ता मुझे देखकर खामोश हो जाता था और मुझ पर झपटना शुरू हो जाता था। मैंने जब दरवाज़ा खोला और मैं घर से बाहर गई तो मैंने देखा कि वो कुत्ता मेरा दुपट्टा पकड़कर मुझे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं उसके साथ इतनी रात को कहाँ जा सकती थी। मैं बहुत डर रही थी। इसने भौंकना तो बंद कर दिया था, लेकिन ये मुझे छोड़ नहीं रहा था। इतनी ही देर में मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई बाहर गली में आ गया था और इसने जब मुझे कुत्ते के साथ देखा तो वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर ले जाने लगा। उसे लगा कि ये कुत्ता मुझ पर हमला कर रहा है, मगर वो मुझ पर हमला नहीं कर रहा था। मेरे भाई का ऐसा रिएक्शन देखकर वो मेरे भाई पर झपट्टा मारने लगा और उस पर उसने हमला कर दिया। ये सब देखकर मैं बहुत परेशान हुई थी। मैं उसे अपने भाई से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी तो उसने मुझ पर भी हमला कर दिया, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर भी निशान आ गए थे और मेरे हाथ पैरों पर फिर से उसके नाखूनों के निशान आ गए थे। वो कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। आसपास के लोग भी जाग गए थे। वो कुत्ता लोगों की भीड़ देखकर वहां से भाग गया। इस कुत्ते के ऐसे शोर शराबे से गांव के लोग बेहद परेशान हो गए थे
और अब ये फैसला गांव के सरपंच के पास चला गया था, क्योंकि मेरी और उस कुत्ते की शिकायत अब सरपंच जी के पास चली गई थी। गांव वालों का कहना था कि वो कुत्ता इसी लड़की के पास आता है, इसकी वजह से ही वो गांव के अंदर आता है और हम सबको उससे बहुत नुकसान पहुंच रहा है। अब मैं उन लोगों को क्या बताती कि इस कुत्ते से मेरा कोई रिश्ता नहीं था, बल्कि मुझे तो खुद इस कुत्ते से डर लगता था, क्योंकि हर रात गांव वाले कुत्ते की आवाज का शोर सुनकर मेरे घर के दरवाजे पर आकर देखा करते थे कि ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है। सरपंच जी ने मुझे अपनी हवेली में बात करने के लिए बुलाया था। मैं जब वहां पर गई तो सरपंच जी ने मुझसे कहा कि बेटा, तुमसे जो भी पूछा जाए सच सच बताना। गांव वाले जो कह रहे हैं क्या वो सब सच है? ये कुत्ता तुम्हारी वजह से इस गांव में आता है या फिर तुमने ये कुत्ता खरीद लिया है? मैंने कहा, सरपंच जी, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं शहर का इतना महंगा कुत्ता खरीद सकूं, बल्कि मुझे तो खुद इस खतरनाक कुत्ते से डर लगता है। सरपंच जी कहने लगे कि गांव वालों का कहना है कि ये कुत्ता तुम्हारे पीछे पीछे खेतों में भी जाता है, जिसकी वजह से खेतों में लोग काम नहीं कर पा रहे, वहां पर सब उससे डरने लगते हैं। देखा गया है कि वो कुत्ता सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पीछे रहता है। मगर मैं उनको यकीन दिलाते दिलाते थक गई थी कि ये कुत्ता मेरी वजह से नहीं आता और ये गांव वालों को नुकसान क्यों पहुंचा रहा है, ये बात तो मैं भी नहीं जानती थी। सरपंच जी ने मेरी बात पर यकीन कर लिया था, मगर उन्होंने कहा था कि हम ये बात पहले क्लियर कर लेते हैं कि वो कुत्ता तुम्हारी वजह से गांव में आता है या फिर कोई और बात है। अगर उसके यहाँ आने की वजह तुम हुई तो फिर हमें कोई फैसला लेना होगा। मैं तो उनकी बात सुनकर घबरा गई थी कि कैसा निर्णय। उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था, मगर इस कुत्ते की वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। हर रात ये कुत्ता फिर से मेरे घर के दरवाजे पर आने लगा था और अब तो सरपंच जी ने मेरे घर के आसपास कुछ आदमी लगा दिए थे जो ये देख सके कि कुत्ता आखिर आता किस वजह से है। मगर उन लोगों ने भी जब ये बात देखी कि वो कुत्ता हर रात मेरे घर के दरवाजे पर ही आकर क्यों भौंकता था, जब मैं बाहर जाती तो वो खामोश हो जाता था, तो ये बात क्लियर हो गई थी कि वो कुत्ता सिर्फ मेरी वजह से ही आता है। अब मुझे डर ये था कि सरपंच जी न जाने किस निर्णय की बात कर रहे थे। सरपंच जी ने फिर से गांव में पंचायत रखी थी और उस पंचायत में मुझे और मेरी माँ को बुलाया गया था। बाकी गांव के भी ढेर सारे लोग थे। वहां जाने के बाद सरपंच जी ने कहा था कि ये बात सच साबित हो गई है कि इस लड़की की वजह से ही ये कुत्ता गांव के अंदर आता है और देखा गया है कि ये कुत्ता जंगल से आ रहा है। अगर कुछ दिन तक और ये कुत्ता हमारे गांव में आता रहा तो हमारे गांव के लोगों का बहुत नुकसान होगा। उन्होंने मेरे हाथ पैरों पर कुत्ते के नाखूनों के निशान देखे तो कहने लगे कि शायद तुम उसे पसंद आ गई हो, शायद वो तुम्हें खाना चाहता है या फिर कोई और बात है, मगर वो जो भी चाहता है वो सिर्फ तुमसे चाहता है। उसने गांव वालों को अब तक बहुत नुकसान पहुंचाया है, यहाँ तक कि तुम्हारे खुद के भाई को भी वो नुकसान पहुंचा चुका है। इस कुत्ते को यहाँ से निकालने का कोई उपाय ढूंढना होगा। मगर क्या? गांव वालों का कहना है कि जिस किसी ने भी उसे यहाँ से भगाने की कोशिश की है, लेकिन वो हर बार नाकाम रहे हैं और इस सब की जिम्मेदार तुम हो। सरपंच जी की बात सुनकर तो जैसे मैं चौंक गई थी। मैंने कहा कि नहीं नहीं सरपंच जी, भला मैं अपने गांव वालों को नुकसान कैसे पहुंचने दे सकती हूँ? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अभी पंचायत में ये सारी बातें हो ही रही थी कि इतनी ही देर में मेरी दोस्त छवि बोल पड़ी। उसने सरपंच जी से कहा कि सरपंच जी, मेरे पास एक रास्ता है जिससे ये कुत्ता भी यहाँ से जा सकता है और गांव वालों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। सरपंच जी ने उसकी बात को अहमियत दी और उसको अपनी बात आगे रखने का मौका दिया। छवि ने गांव वालों के सामने एक ऐसी बात रख दी थी जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वो मेरी दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन साबित हुई थी। उसने सरपंच जी को बताया था कि अगर वो कुत्ता रुचि की वजह से हमारे गांव में आता है तो क्यों ना रुचि को ही इस गांव से उसके साथ भेज दिया जाए। अगर उसे रुचि मिल जाएगी तो फिर वो हमारे गांव नहीं आएगा और ना ही गांव वालों को कोई नुकसान पहुंचाएगा। ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए थे, जबकि इस बात से सारे ही गांव वाले सहमत थे, मगर मैं इस बात से सहमत नहीं थी। मुझे क्या पता था वो कुत्ता कहाँ से आया था और वो मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहता था। मुझे पता था वो मुझे कहाँ लेकर जाता। मैं जानती थी कि वो एक खूंखार जानवर है, वो मुझे मार देगा, मेरी चीर फाड़ कर देगा। मेरी माँ ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने भरी पंचायत में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो रोने लगी और कहने लगी कि नहीं, मेरी बेटी उस कुत्ते के साथ नहीं जाएगी। इतने में ही छवि की माँ बोल पड़ी थी।
उन्होंने सरपंच जी से कहा कि सरपंच जी, क्या आप ये नहीं जानते कि पिछले 20 साल पहले हमारे गांव में एक चीता घुस आया था और उस चीते ने भी हमारे गांव के लोगों को बहुत परेशान किया था। उसने तो हमारे खेतों की फसल तक बर्बाद कर दी थी, जिसकी वजह से हम गांव वालों को कितने सालों तक परेशानी का सामना करना पड़ा था। और आप जानते हैं कि वो चीता हमारे गांव की एक बूढ़ी औरत के पीछे पड़ गया था। वो उसे खाना चाहता था और जब तक उसने उस बूढ़ी औरत को खा नहीं लिया था तब तक उसे सुकून नहीं मिला था। हालांकि उस बूढ़ी औरत की लाश गांव के जंगल में पड़ी हुई मिली थी, मगर उस दिन के बाद से वो चीता कभी यहाँ वापस नहीं आया। तब से लेकर आज तक हम लोग सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। उस बूढ़ी औरत की शादी जब चीते के साथ करवा दी गई तभी वो सुकून से बैठा था, क्योंकि वो औरत शादी करने के बाद उस चीते के साथ चली गई थी। अब भी आपको यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। इस लड़की की शादी अगर उस कुत्ते के साथ कर दी जाए तो वो कुत्ता भी कभी हमारे गांव वापस नहीं आएगा। ये बात सुनकर मैंने रोना शुरू कर दिया। मैं कहने लगी कि नहीं, आप लोग ये क्या कह रहे हैं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। आप लोगों को इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरी माँ भी रोते रोते यही कह रही थी कि वो एक जानवर है और आप लोग चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी किसी जानवर के साथ हो जाए, वो उसे ले जाए और वो उसे जान से मार दे। तो इस बात पर सरपंच जी कहने लगे कि अगर तुम्हारी बेटी की जान जाती है तो चली जाए, क्योंकि एक जान जाने से अगर हजारों लोगों की जान बचती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये कुत्ता अगर बार बार हमारे गांव में आता रहा तो गांव वालों को और ज्यादा परेशानी होने लगेगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम 20 साल पुरानी प्रथा को अपनाकर इस लड़की की शादी उस कुत्ते के साथ कर देंगे, क्योंकि उस जानवर से पीछा छुड़ाने का हमारे पास सिर्फ एक यही रास्ता है। मुझे छवि और उसकी माँ पर बहुत गुस्सा आया था कि उन्हें ये प्रथा गांव वालों को और सरपंच को याद दिलाने की क्या जरूरत थी। छवि मेरी दोस्त थी, उसने मेरे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार क्यों किया था? उसे तो इस समय अपनी दोस्ती निभानी चाहिए थी और मुझे बचाना चाहिए था। उस दिन के बाद से छवि मुझसे अलग अलग रहने लगी थी। मैं छवि के घर गई और उससे मैंने पूछ ही लिया कि आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुम तो मेरी दोस्त थी ना, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? छवि कहने लगी कि मेरा शहर वाले लड़के से रिश्ता खत्म हो गया था, लेकिन अब मेरा गांव की ही एक लड़की के साथ रिश्ता चल रहा था। मगर उसकी माँ का कहना था कि वो अपने बेटे के लिए तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आना चाहती थी। उन्होंने तुम्हें खेतों में काम करते हुए देख लिया था और तुम उन्हें पसंद आ गई थी, क्योंकि तुम भी खूबसूरत हो। मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से उनको समझाया कि तुम कैरेक्टर की अच्छी नहीं हो। मैं इतनी खूबसूरत थी, फिर भी उसने मेरा रिश्ता देने से इनकार कर दिया। उस लड़के की माँ का कहना है कि तुम बहुत मेहनती और शरीफ लड़की हो, वो तुम्हें ही अपने घर की बहू बनाएगी। इसका बेटा बहुत अच्छा है और शहर से पढ़ लिख कर आया है। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी कुछ भी करके इसी लड़के के साथ हो जाए और मैं भी यही चाहती थी। इसलिए आज पंचायत में मैं बोल पड़ी ताकि उस लड़के की माँ का इरादा भी तुम्हें अपने घर की बहू बनाने से बदल जाए। अब जैसा कि इस गांव में वो कुत्ता सिर्फ तुम्हारी वजह से आता है, ये बात सब लोगों को पता हो गई, तो अब वो औरत तुम्हें कभी भी अपने घर की बहू नहीं बनाएगी। वो तो समझ जाएगी कि तुम जब शादी करके उसके घर जाओगी तो वो कुत्ता भी वहां आएगा और उसके घर वालों को, यहाँ तक कि उसके बेटे को भी वो नुकसान पहुंचाएगा। इस हादसे के बाद तो तुम्हारी शादी उस लड़की के साथ क्या किसी के साथ भी नहीं हो सकेगी। उसकी माँ ने मेरी माँ से मेरा रिश्ता मांग लिया है अपने बेटे के लिए। उसके बेटे की पत्नी तो मैं बनकर ही रहूंगी। ये कहकर छवि जोर जोर से हंसने लगी थी। मेरी माँ ठीक कहती थी कि छवि कैरेक्टर की ठीक नहीं है, वो हर मर्द पर गंदी नजर डालती है। खूबसूरत है इसलिए तो अपनी खूबसूरती का फायदा उठाती है। उसका रिश्ता एक जगह से खत्म क्या हो गया तो वो दूसरी जगह से अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी। जो औरत मेरे घर रिश्ता लेकर आने वाली थी वो चाहती थी कि वो औरत मेरा रिश्ता ना लेकर आए, बल्कि छवि को अपने बेटे की पत्नी बना ले। छवि कितनी मतलबी लड़की थी और उसके इस मतलब में उसकी माँ भी उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी। दोस्त ने ही दोस्त की पीठ पर वार किया था। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त न हो सका था। गांव के सरपंच का कहना था कि कल तुम्हारी शादी है, इस शादी के लिए तैयार रहना। मगर मैं रो रो कर उनसे कह रही थी कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। गांव वालों ने कहा था कि अगर तुम कुत्ते के साथ शादी करने पर राजी न हुई और उसके साथ नहीं गई तो फिर तुम्हारे साथ वो होगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम ये सब कुछ गांव के लोगों की भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं, और अगर तुम्हारी अकेली की वजह से पूरे गांव का भला होता है तो फिर तुम्हारे साथ जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। गांव वालों ने मेरी माँ से कहा था कि तुम्हारी बेटी अगर उस कुत्ते के साथ नहीं गई और वापस आ गई तो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के साथ भी अच्छा नहीं होगा।
तुम्हें इस गांव से निकाल दिया जाएगा और इस गांव में वापस तुम लोगों के लौटने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। तुम्हें इस गांव के अंदर रहने भी नहीं दिया जाएगा और तुम्हारा सारा सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। ये सब सुनकर तो मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरा भाई, मेरी माँ और मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, मगर हमारी कोई सुनने वाला नहीं था। जबरदस्ती मुझे दुल्हन बना दिया गया था। मेरी माँ जोर जोर से चीख रही थी और कह रही थी कि मेरी बेटी उस जानवर के पास जाएगी तो वो उसे जान से मार डालेगा। मेरी बेटी ही तो मेरा इकलौता सहारा है, मेरी बेटी को कोई तो बचाओ। मगर मुझे कोई भी बचाने के लिए नहीं आया था। सब यही चाहते थे कि मैं यहाँ से चली जाऊं। मुझे दुल्हन बनाकर उसके साथ विदा करने की पूरी तैयारी कर दी गई थी। ये बात सब लोग अच्छे से जानते थे कि वो कुत्ता रात के समय मेरे घर के दरवाजे पर आया करता था, इसलिए मुझे रात को दुल्हन बना दिया गया था। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अपनी माँ और भाई की हो रही थी कि मेरे जाने के बाद उनका ख्याल कौन रखेगा। मेरी तो तमन्ना यही हुआ करती थी कि मैं सारी जिंदगी शादी न करूं, मगर आज ऐसा वक्त आ गया था कि मुझे शादी करनी ही थी, और वो भी किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि एक ऐसे जानवर से जिससे मेरी जान को खतरा था। और अगर मैं ऐसा ना करती तो गांव वाले मेरा जीना दुश्वार कर देते। साथ ही साथ मेरे भाई और मेरी माँ के साथ भी ये लोग बुरा करने वाले थे। इसलिए उस कुत्ते से शादी करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी बन गई थी। उस कुत्ते के आने का वक्त हो गया था। गांव के लोग अपने अपने घर में छिपकर बैठ गए थे और मुझ पर भी नजर रखे हुए थे। रात के लगभग 2 बजे का समय हुआ जब वो कुत्ता मेरे घर के दरवाजे पर आकर भौंकने लगा था। मैं अपनी माँ और भाई से लिपटकर बहुत रोई थी, क्योंकि आज की रात जब मैं घर से निकलती तो कभी मुझे अपने घर वापस नहीं आना था। मैं निकली और फिर इस तरह मैं जब उस कुत्ते के पास पहुंची तो वो मुझे देखकर खामोश हो गया था। उसने झट से मेरा दुपट्टा अपने मुंह में थामा और वो मेरे आगे आगे चलने लगा। ऐसा तो वो हर बार ही किया करता था, लेकिन आज मुझे उसके पीछे पीछे जाना था, इसलिए मैं खामोशी से उसके पीछे पीछे चल रही थी। गांव के सारे ही लोग चोरी छुपके मुझे देख रहे थे। मेरी माँ और भाई का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उन लोगों को भी जैसे तैसे समझा दिया गया था। वो कुत्ता मेरा दुपट्टा अपने मुंह में लिए आगे चलता चला जा रहा था और मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी। रात का समय था, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे पैर थर थर कांप रहे थे। वो कुत्ता मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा था, मगर वो मुझे गांव के जंगल तक ले आया था और यहाँ लाने के बाद वो मुझे इस जंगल में बने हुए एक फार्म हाउस में ले आया था। ये तो मैंने सुना था कि ये फार्म हाउस किसी शहर के अमीर इंसान ने बनाया है। बड़ी अजीब बात थी कि इस जंगल के बीचों बीच ये फार्म हाउस बनाना और यहाँ पर रहना बड़े ही डर की बात थी। फिलहाल मैं इस फार्म हाउस के अंदर आई क्योंकि ये कुत्ता मुझे अंदर तक ले आया था। मुझे डर तो बहुत लग रहा था और ना ही मैं कुछ समझ पा रही थी कि ये मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया है। मगर जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि एक जवान लड़का वहाँ पर बैठा हुआ था। इतनी दूर तक चलकर आते आते मैं बहुत थक गई थी। ऊपर से इतना ज्यादा रोने की वजह से मेरा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और फिर जब मैंने यहाँ इस लड़के को देखा तो मुझे लगा कि कहीं किसी ने मुझे अपनी साजिश में तो नहीं फंसा लिया। कोई ऐसा तो नहीं है जो इस कुत्ते के थ्रू मेरा फायदा उठाना चाहता हो। मेरे दिमाग में तो तरह तरह के सवाल आ रहे थे। ये लड़का इस फार्म हाउस में बैठा हुआ शराब पी रहा था। जब इसने मुझे देखा तो ये मुझे फटी फटी आंखों से देखने लगा। इसकी ऐसी हरकत ने मुझे बहुत डरा कर रख दिया था। वो मुझे इतनी गौर से देख रहा था और मुझे देखते देखते उठकर वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलकर आने लगा। उसकी एक सेकंड के लिए भी पलकें नहीं झपक रही थी। उसे देखकर मेरा शरीर थर थर कांपने लगा। उसने जैसे ही मुझे हाथ लगाया तो ना जाने मुझे क्या हुआ था कि मैं एक ही झटके से बेहोश हो गई और ना जाने कब तक मैं बेहोश रही थी। मगर जब मुझे होश आया और मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं बिस्तर पर मौजूद थी और वही लड़का मेरे बराबर में बैठा हुआ था। मैं घबराकर उठी। जमीन पर वो कुत्ता भी मौजूद था। मैं इन दोनों से बहुत डर रही थी और मैंने फिर से रोना शुरू कर दिया था। फिर वो लड़का कहने लगा कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और तुम इतना डर क्यों रही हो? रोना बंद करो। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है पायल। जब उसने ये बात कही तो मैंने उससे कहा, पायल? कौन पायल? तो वो कहने लगा, तुम मुझे भूल गई पायल, मैं तुम्हारा राज हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं पायल नहीं हूँ। तुम कौन सी पायल की बात कर रहे हो? बल्कि मेरा नाम तो रुचि है। तो वो चौंक कर मुझे देखने लगा और दूसरी नजर उसने उस कुत्ते पर डाली थी। मुझे लगा शायद इस लड़के को मुझसे कोई गलतफहमी हो रही है, इसलिए मैंने इसको अपनी पूरी कहानी के बारे में बता दिया था कि मेरे गांव वालों ने किस तरह से इस कुत्ते के साथ मेरी शादी करके मुझे इसके साथ भेज दिया।
जब उसने मेरी पूरी बात सुनी तो वो कहने लगा, क्या तुम सच कह रही हो? मैंने कहा, मैं ऐसी सिचुएशन में आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? मेरी बात सुनकर वो अपना सर पकड़कर बैठ गया था। उसने अपने कुत्ते से इशारों में कुछ बातें की और फिर उसके बाद उसे बाहर जाने के लिए कह दिया था। वो कुत्ता बड़ा ही वफादार था, जो मुझे और मेरे गांव वालों को देखने में बड़ा ही खतरनाक लगता था। इस लड़के ने मुझे उसके जाने के बाद बताया, दरअसल 2 साल पहले मैं एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। पिछले 6 महीने पहले उस लड़की की मौत हो गई और उसकी याद में मैं दिन रात शराब पीता रहता हूँ। मुझे उसकी बहुत याद आती है। दरअसल मैं शहर का रहने वाला हूँ, मगर यहाँ मेरे पापा ने जो फार्म हाउस बनाया हुआ है मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे जंगल जैसी जगह पर जाने का बहुत शौक रहता है, इसलिए अपने मूड को फ्रेश करने के लिए और अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। मुझे जानवर बहुत पसंद है और ये कुत्ता मेरा पालतू कुत्ता है। इससे भी मैं बहुत प्यार करता हूँ और ये भी मुझे बहुत चाहता है। मैं यहाँ पर अपना अकेलापन दूर करने के लिए आता हूँ। एक दिन मेरा कुत्ता वीरू यहाँ से बाहर टहलने के लिए गया था और फिर शायद ये रास्ता भूल गया था। उस रात मैंने इसको बहुत तलाश किया था, मगर ये मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे दिन निकलने लगा तो मैं यहाँ के पड़ोस वाले गांव में इसे ढूंढने के लिए गया तो ये वहीं पर मुझे बड़ी गंभीर हालत में मिला था। इसके जख्म पर कोई दुपट्टा बंधा हुआ था। मैं इसको वहां से उठा ले आया था और फिर तभी से ये मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। मैं जिस लड़की को चाहता था उसका नाम पायल था और पायल की शक्ल तुमसे हूबहू मिलती है। अब मुझे ये बात समझ आई है कि ये मुझे तुम्हारे बारे में बताना चाहता था। इसने तुम्हें देखा तो ये तुम्हें पायल समझ बैठा। मैं हमेशा पायल के लिए परेशान रहता था। ये मेरी परेशानी को दूर करना चाहता था। ये जानवर है और इसे यही लगता है कि तुम पायल हो। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई थी। क्या सच में ऐसा था कि इस लड़की की गर्लफ्रेंड पायल की शक्ल मेरी शक्ल से मिलती थी? उसने मुझे यकीन दिलाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो दिखाया था। वो बिल्कुल सच कह रहा था। मैंने उसे बताया कि उस रात इस कुत्ते के जख्म पर मेरा ही दुपट्टा बंधा हुआ था। मैंने इसकी मदद की थी, तभी से ये मेरे पीछे पड़ने लगा और फिर इस तरह गांव वालों ने मेरी इसके साथ शादी करवा दी कि इसके हमारे गांव में आने से हमारे गांव का और गांव के लोगों का नुकसान हो रहा है। ये बात सुनकर वो लड़का राज बहुत अफसोसमंद हुआ था। उसने कहा कि आज की सदी में भी लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं। मैंने उसे बताया कि हमारे गांव का कोई भी इंसान गांव में रहकर शिक्षा हासिल नहीं करता। कुछ लोग शहर जाकर पढ़ लिख कर आ जाते हैं, क्योंकि हमारे गांव में किसी भी स्कूल अस्पताल जैसी व्यवस्था नहीं है। उसने कहा, तभी तुम्हारे गांव के लोगों की ऐसी सोच है कि उन्होंने तुम्हारी शादी मेरे कुत्ते के साथ करवा दी। दरअसल मेरा कुत्ता तुम्हें मेरे पास लाना चाहता था। वो तुमसे यहाँ आने की जिद करता था और तुम उसकी भाषा नहीं समझ सकी। तुम्हें यही लगा कि वो तुम पर हमला करता है। मैंने कहा कि आप सही कह रहे हो। मुझे ही नहीं बल्कि मेरे गांव वालों को भी यही लगता था। वो लड़का मुझसे बहुत शर्मिंदा हो रहा था। अब जबकि मैं उसके फार्म हाउस आ चुकी थी, मैंने उसे बता दिया था कि अगर मैं अपने गांव वापस गई तो गांव वाले मुझे अपने गांव से निकाल देंगे। इससे मेरी माँ और भाई की जिंदगी को भी तकलीफ पहुंचेगी। मुझे उनकी बहुत याद आती है। वो लोग उनका जीना दुश्वार कर देंगे। राज कहने लगा कि तुम्हें परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे इस फार्म हाउस में आराम से रह सकती हो। मैं उसके फार्म हाउस में रहती तो थी, मगर मैंने देखा था कि वो चोरी चुपके मुझे देखता रहता था। शायद वो मुझे नहीं बल्कि मेरे अंदर अपनी पायल को ढूंढता था। काफ़ी समय मैं उसके फार्म हाउस में रही। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मेरे यहाँ आ जाने से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी थी। वो मेरे साथ हमेशा बातें करता रहता था। कभी उसने मुझे गलत नज़र से नहीं देखा था। हमेशा वो मेरी इज्जत किया करता था। मुझे उसके घर में रहते हुए असली ज़िंदगी जीने का एहसास होता था। कुछ दिन गुजरे तो एक दिन राज ने मुझे प्रपोज कर दिया था और उसने मुझसे शादी करने के लिए कहा था। उसने कहा था कि तुम भले ही मेरी पायल नहीं हो, मगर तुम्हारी शक्ल बिल्कुल पायल की तरह मिलती है। तुम उतनी ही मासूम हो। तुम्हारा यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें मेरा वीरू यहाँ ले आया। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँ। शायद मेरी ज़िंदगी से पायल की कमी निकल जाए। राज एक अच्छा लड़का था। मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था और उससे शादी कर ली थी। वो मुझे अपने साथ अपने घर भी ले जाता था और यहाँ फार्म हाउस में भी ले आता था। उसका इस दुनिया में उसके फादर के अलावा और कोई भी नहीं था। उसके पापा शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन आदमी थे, जो गरीब लोगों की भी बहुत मदद किया करते थे। उन्होंने मुझे बहू के रूप में खुशी खुशी एक्सेप्ट किया था। वीरू, जिससे मैं पहले डरा करती थी,
जो मुझे देखने में बहुत खतरनाक लगता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं उससे प्यार करने लगी थी। मैं उसके करीब भी जाती तो वो मेरी गोद में आकर बैठ जाता था, क्योंकि मेरी वजह से उसका मालिक खुश हो गया था। वो मुझे यहाँ लाना चाहता था और अपने मालिक को खुश देखना चाहता था। वो इस काम में सफल रहा था। अब तो वो मेरे शरीर पर किसी तरह के घाव भी नहीं डालता था। मैं इसका मतलब अब पूरी तरह से समझ चुकी थी। मेरी जिंदगी अपने पति के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। लगभग 1 साल गुजर गया था। मैं अपनी ससुराल जाती रहती थी, जब एक दिन एक ऐसी खबर ने मुझे हिलाकर रख दिया था जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। दरअसल मेरे जाने के बाद हमारे गांव में तरह तरह की परेशानियां आने लगी थी। गांव में पानी की किल्लत होने लगी थी। जिस नदी से हमारे गांव के लोग पानी भरा करते थे, उधर सूखा पड़ने लगा था। लोगों को पानी की बहुत परेशानी उठानी पड़ रही थी। पानी दूसरे गांव से उन्हें भरकर लाना पड़ता था। अपने गांव की नदी में सूखा पड़ जाने से पूरा गांव पानी की परेशानी उठा रहा था। गांव में पानी की व्यवस्था करवाने के लिए गांव के लोगों ने फैसला किया था कि वो शहर के किसी बड़े ऑफिसर से दरखास्त लगाने लगे कि वो हमारे गांव में कुछ भी करके पानी का बंदोबस्त किया जाए। मगर जब गांव के लोग ऑफिसर के पास गए तो उन्होंने ये केस लेने से मना कर दिया था। बल्कि उन्होंने तो ये कहा था कि हमें तो जैसा कहा जाता है हम वैसा ही करते हैं। आप लोग एक काम कीजिए, हमारे शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जो बहुत से लोगों की अब तक मदद कर चुके हैं। उनकी पहचान भी बहुत ऊपर तक है। अगर आप चाहें तो वहां जाकर अपनी बात रख सकते हैं। शायद वो आपकी कुछ मदद कर सके। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर थे। फिर सारे ही गांव वाले मिलकर मेरे ससुर के पास आए थे। उनके घर पर उस समय मैं भी वहां पर मौजूद थी। जब मैंने अपने गांव वालों को अपने ससुराल वाले बंगले में देखा तो मैं चौंक कर रह गई थी। और जब उन्होंने मेरे ससुर को अपनी पूरी परेशानी बताई तो मेरे ससुर ने उनसे कहा था कि वो उनकी मदद कर देंगे। मगर मेरे ससुर के पास बहुत सारे लोग मदद के लिए आते थे, इसलिए वो ज्यादातर बिजी रहते थे। मैं चाहती थी कि मेरे गांव वालों की मदद की जाए। मेरे ससुर मेरे गांव वालों की बात को इग्नोर न करें। वो बड़े आदमी थे। इस बात को अपने दिमाग से निकालना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मेरे गांव वाले बड़ी उम्मीद से यहाँ आए थे। मैंने तो उनको देख लिया था, मगर वो मुझे नहीं देख पाए थे, क्योंकि मैं बालकनी से छुपकर उनको देख रही थी। मुझे उस गांव की और गांव वालों की मदद जरूर करनी थी, क्योंकि वहां पर मेरा छोटा भाई और मेरी सगी माँ रहती थी। मुझे उनकी बहुत परवाह थी। मैं सोच रही थी कि मेरे बिना न जाने उन लोगों का क्या हो रहा होगा। मैंने ये सब कुछ अपने पति को बताया तो मेरे पति ने कहा कि ऐसी सिचुएशन में तुम्हें अपने गांव वालों से बदला लेना चाहिए। मगर तुम उनकी मदद क्यों कर रही हो? क्या तुम भूल गई हो कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया? तुम्हारे गांव वालों ने जब तुम्हारी परवाह नहीं की तो तुम उनकी परवाह क्यों कर रही हो? अगर उन लोगों को पानी की परेशानी होती है तो हो जाए। मैंने अपने पति को बताया कि उस गांव में मेरी माँ और मेरा छोटा भाई भी रहता है। आखिर उनकी क्या गलती है? इन सब गांव वालों की सजा मेरी माँ और मेरे भाई को क्यों मिले? ये सारी बात राज के दिमाग में आ गई थी और राज ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे गांव वालों की समस्या को हल करवा कर ही रहेगा। मेरे पति ने अपने पिता के साथ मिलकर गांव का विकास करने का फैसला किया था। उन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने गांव में पानी का प्लांट लगवा दिया था, जिससे सभी लोगों के घरों में पानी सप्लाई हो गया था और सरकार द्वारा उन लोगों को मदद दी गई थी। गांव में बिजली घर की भी व्यवस्था कर दी गई थी और इन सारे कामों में थोड़ा वक्त लगा था। मगर गांव में स्कूल अस्पताल खोलने का भी वादा किया गया था। गांव वाले खुश थे, लेकिन जब गांव वालों को पता चला कि ये काम किसने करवाया है तो उन सब के होश उड़ गए थे। उन लोगों ने जब मुझे अपने सामने जिंदा देखा तो वो लोग अपने दिमाग में यही सवाल लिए बैठे थे कि मैं अभी तक जिंदा हूँ और मैंने ये सब कुछ कैसे किया। फिर मैंने उनको अपनी पूरी कहानी बताई और वीरू से भी उनको मिलवाया था। वीरू को जब गांव वालों ने देखा तो गांव वाले शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि ये वही कुत्ता था जो गांव वालों पर हमला किया करता था। मैंने उनको बताया था कि जिस बिजनेसमैन इंसान के पास आप मदद के लिए गए थे वो इंसान मेरा ससुर है और मेरे कहने पर उन्होंने इस गांव का विकास करना शुरू किया। मैं चाहती तो आप लोगों से अपना बदला भी ले सकती थी, क्योंकि एक दिन आपने मेरी एक न सुनी थी और मेरी इस जानवर के साथ शादी कर दी। सारे गांव वाले शर्मिंदा होकर इस बात को सुन रहे थे। मैंने उन लोगों को बताया था कि मेरी शादी उनके बेटे के साथ हो गई। आप लोगों ने मेरी शादी कुत्ते के साथ की थी। आपको लगता था कि वो मुझे मार देगा, मगर मैं मरी नहीं, बल्कि मुझे राज ने दोबारा से जिंदगी दे दी। मेरी माँ और मेरे भाई को जब मैंने देखा तो मैं उनसे लिपटकर बहुत रोई थी। मुझे इस तरह से ससुराल में खुश देखकर
उन्हें भी बहुत खुशी हुई थी, जबकि गांव वाले बेहद शर्मिंदा थे और वो लोग जो ये सोच रहे थे कि मेरी जगह अगर उनकी बेटी होती तो उन लोगों पर क्या बीतती। मगर अच्छा ये था कि मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। राज ने मुझे बहुत प्यार किया था। उसके पापा ने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। मैंने जैसा कहा था उन लोगों ने वैसा ही किया था। कभी कभी कुछ पराये लोग भी इस तरह से अपने बन जाते हैं कि हमें अपने अपनों की याद ही नहीं आती। जिन गांव के लोगों को मैं अपना समझा करती थी उन गांव वालों ने ही मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मगर अच्छी बात ये थी कि वक्त रहते उन सबको अकल आ गई थी। मेरे साथ क्या वो आगे से गांव की किसी भी औरत या लड़की के साथ अब दोबारा कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे। छवि मेरी दोस्त, जो उस लड़की के साथ शादी करना चाहती थी, जिसकी माँ मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर आना चाहती थी, उसका रिश्ता तो उस लड़की के साथ लग गया था। मगर मेरे जाने के कुछ समय के बाद उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया था। छवि की शादी यहाँ भी नहीं हो सकी थी और मैं अब शादीशुदा हूँ और अपने पति के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। ये सब जानकर छवि भी बहुत शर्मिंदा हुई थी। उसे खुद पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने और गांव वालों ने अपने किए की मुझसे माफी मांग ली थी। अगर आप लोगों के आसपास भी गांव में कोई भी ऐसी प्रथा या रिवाज को ज्यादा मान्यता दी जाती है जहां पर किसी भी लड़की या औरत की शादी किसी भी जानवर के साथ करवा दी जाती है, तो आप लोग हमें इसके बारे में जरूर बताइएगा, ताकि हम आपकी स्टोरी को भी बाकी लोगों तक शेयर कर सके। और जितना हो सके इस रिवाज को खत्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये फालतू की मनगढ़ंत रस्में होती हैं। मेरे गांव में सरपंच जी जो गांव के सरपंच बनते थे, उन्हें लगता था कि वो गांव के बहुत अच्छे फैसले करते हैं। लेकिन जब गांव में पानी खत्म हुआ और उनकी मदद किसी भी बड़े आदमी ने नहीं की, तो उनकी सरपंचगिरी किसी काम नहीं आई थी। अगर उनके काम आया था तो वो उनके गांव की वही बेटी थी जिसके साथ उन्होंने बहुत गलत किया था। अगर मैं गांव के लोगों की मदद ना करती तो शायद आज गांव वाले प्यासे मर रहे होते। गांव वाले आज भी मेरे शुक्रगुजार हैं और वो अपनी गलती के लिए मुझसे माफी मांगते हैं। वो लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैं अपनी माँ और भाई को लेकर अपने पति के साथ शहर में शिफ्ट हो गई हूँ। वीरू को मैं बिल्कुल अपने बेटे जैसा मानती हूँ। उसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरे पति को शुरू से ही जानवरों से बहुत लगाव है। इसलिए यहाँ रहते हुए मुझे भी जानवरों से अब काफी लगाव हो गया था। मेरे पति के पास वीरू ही नहीं बल्कि और भी कई सारे जानवर मौजूद हैं, जिनको उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा चिड़ियाघर बनाकर उसमें करके रखा हुआ था। अगर कोई हमारे साथ गलत करे तो जरूरी नहीं कि हमें भी बदले में उसके साथ गलत ही करना चाहिए। कभी कभी लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए हमें उनके साथ अच्छाई करनी चाहिए, तभी उन्हें उनकी गलती का गहराई से एहसास होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।